साथियों, पिछले लेक्चर में हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। तो पिछले लेक्चर में हमने पहला जो सेशन था वो इंदिरा गांधी और उसका जो डिसीजन था इमरजेंसी से मुतालिक, वो तमाम चीजें हमने पिछले लेक्चर में कवर किए थे। इंशाल्लाह आज जो है तो उसका दूसरा पार्ट हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें 6 डिसीजन है 6 प्राइम मिनिस्टर्स के। तो पहला हमने द प्राइम मिनिस्टर हु रोज फ्रॉम द एशेस, ये हमने कवर कर लिया था। आज दूसरा द सेकुलर प्राइम मिनिस्टर हु अंडरमाइन सेकुलरिज्म, राजीव गांधी इज रेफलिंग और शाहबानो। यानी शाहबानो केस पर जो राजीव गांधी का गवर्नमेंट ने जो फैसला ली थी उस पर आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं। तो इसका जो चैप्टर का नाम नीरजा चौधरी ने दिया है द सेकुलर प्राइम मिनिस्टर हु अंडरमाइन सेकुलरिज्म। ठीक है, अब यहाँ इसको ये समझना होगा कि सेकुलरिज्म मतलब, चूंकि नीरजा चौधरी एक लिबरल सेकुलर ऑथर है, उस हिसाब से उन्होंने लिखा है। तो पिछले लेक्चर में हमने पूरा इंदिरा गांधी की लाइफ और वो तमाम चीजें कवर की थी। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी का असेसिनेशन हो गया था। तो किताब में काफी उसके ऊपर डिटेल दिया हुआ है कि वो किस तरह हुआ, क्यों हुआ। यानी गोल्डन टेम्पल का जो इंसिडेंट था कि जिसमें भिंडरावाला और उसके साथी छुपे हुए थे जो अलग खालिस्तान की मांग कर रहे थे, तो उनको बाहर निकालने के लिए जो है मिलिट्री ने वहां पर हमला कर दिया। और उसकी वजह से गोल्डन टेम्पल की बेहुरमती रही, जिससे कि सिख नाराज हो गए और इंदिरा गांधी के जो है तो उसी में उन्होंने एसेसिनेट कर दिया उसके जो बॉडीगार्ड्स थे। उसके बाद राजीव गांधी नेक्स्ट पीएम बने। हालांकि सोनिया गांधी इस बात के फेवर में नहीं थी कि राजीव गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि सोनिया गांधी को इस बात का डर था कि जैसे मुल्क के हालात चल रहे हैं और जो कुछ सिचुएशन है, तो उसमें राजीव गांधी को भी कत्ल कर दिया जा सकता है। और वो सोनिया गांधी का खदशा बाद में सही भी साबित हुआ। लेकिन राजीव गांधी जो है तो वो उसके लिए तैयार थे। उन्होंने कहा कि नो चॉइस, आई वुड बी किल्ड एनीवे, कि अगर आज मैं इस तरह नहीं भी मारा जाऊं तो किसी ना किसी तरह लोग जो है मुझे बाद में कत्ल कर ही देंगे। राजीव गांधी और सोनिया गांधी, यानी पिछले लेक्चर में हमने देखा कि इंदिरा गांधी, संजय गांधी और मेनका गांधी, इनका जो थॉट प्रोसेस था, इनकी जो सोच थी, वो बिल्कुल से अलग थी। उसके बिलमुकाबिल राजीव गांधी और सोनिया गांधी जो है वो उनका थॉट प्रोसेस थोड़ा सेकुलर लिबरल थॉट प्रोसेस था उनका। यानी संजय गांधी और मेनका गांधी का राइट विंग अलाइन था। तो ये दोनों पहले से इमरजेंसी के क्रिटिक थे, और जो कुछ इंदिरा गांधी की जो पॉलिसीज थी जो संजय गांधी के आने के बाद तब्दील हुई, ये लोग उसको बहुत ज्यादा लाइक नहीं करते थे, ये उसको डिसलाइक करते थे। बहरहाल इंदिरा गांधी के इंतकाल के बाद, उसके कत्ल के बाद, ये हुआ कि राजीव गांधी को बड़े पैमाने पर लोगों की हमदर्दी हासिल हुई और कांग्रेस को 414 सीट मिली 514 में से। यानी ये इतना बड़ा मार्जिन है कि इंडिया की हिस्ट्री में जो है आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर को, इवन पंडित नेहरू को भी इतना बड़ा मार्जिन जो है वो कभी भी नहीं मिला। राजीव गांधी जो है उनको रे ऑफ होप कहा गया कि वो उस वक्त हिंदुस्तान के हालात बहुत सख्त चल रहे थे। और राजीव गांधी का जो अप्रोच रहा, जब हम देखते हैं तो लगता है कि वाकई ही वॉज द रे ऑफ होप। जिस तरह वो काम कर रहे थे, जिस तरह वो आगे बढ़ रहे थे, यानी एक लिबरल प्रोग्रेसिव 21st सेंचुरी में हिंदुस्तान को ले जाने वाला प्राइम मिनिस्टर, ये उनकी इमेज थी, फॉरवर्ड लुकिंग प्राइम मिनिस्टर, है ना। यानी जिस तरह के वो कानून बन रहे, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ लाए उन्होंने, आसाम, पंजाब, मिजोरम, जहां पर के बगावत चल रही थी वहां के अकॉर्ड साइन किए। फिर 6 टेक्नोलॉजी मिशन जो है अपने जमाने में, ड्रिंकिंग वाटर, इम्यूनाइजेशन, लिटरेसी, ऑयल सीड, डेयरी प्रोडक्शन एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये बड़े 6 प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किए। और उसी का एक्सटेंशन हम आज देखते हैं कि हिंदुस्तान में किसी एक प्रोजेक्ट का आउटकम जो है आईटी की सूरत में हमको दिखता है। 1986 में उन्होंने एमटीएनएल शुरू किया। 1988 में जो है तो वोट डालने की उम्र पहले 21 साल हुआ करती थी, उन्होंने कम करके उसको 18 साल कर दी। इकोनॉमिक जो है उससे पहले हमारी क्लोज डोर इकोनॉमी थी, उन्होंने उसको चेंज करके ओपन डोर इकोनॉमी किया। फिर इसी तरह न्यूक्लियर टेस्टिंग जो है तो इंडिया उसके लिए कभी रेडी नहीं था। राजीव गांधी फर्स्ट टाइम वो थे जिन्होंने उसके लिए गो अहेड दिया। यानी अगर हम देखें कि जिस तरह वो काम कर रहे थे, बहुत ही प्रोग्रेसिव काम चल रहा था उनके दौर में, जो हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा था और सभी को साथ लेकर वो आगे बढ़ रहे थे। तो ये कहा जा सकता है कि ही वॉज अ प्रोग्रेसिव प्राइम मिनिस्टर, वॉज टेकिंग इंडिया इनटू द 21st सेंचुरी। तो ये उनका अप्रोच था और इस तरह वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि राजीव गांधी का जो विजन था कि एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना जो बहुत मॉडर्न हो, साइंटिफिकली ओरिएंटेड हो, टेक सेवी, फॉरवर्ड लुकिंग, यानी जैसा यूरोपियन कंट्रीज है, जैसा अमेरिका है, उस तरह का हिंदुस्तान वो बनाना चाह रहे थे। लेकिन दो ऐसे वाकयात हुए, दो ऐसे इंसिडेंट हुए कि जिन्होंने उनकी पूरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, और वो ब्लॉट जिसको हम कह सकते हैं कि उनके प्रोग्रेस में या जिस रफ्तार से वो आगे बढ़ रहे थे उसमें ब्लॉट उसको कहा जा सकता। पहला बोफोर्स गन डील। ठीक है, यानी ये एक गन डील थी जिसमें खुद उनके कजिन अरुण नेहरू नेहरू ने उनका नाम लिया, उनको फंसा दिया। हालांकि इस बात की कोई सबूत जो है उस वक्त नहीं मिले कि राजीव गांधी उसमें कभी भी इन्वॉल्व थे, या किसी भी तरह के कोई सबूत उनके इन्वॉल्वमेंट के अभी तक उसमें मिले नहीं है।
लेकिन बहरहाल उनके फैमिली रिलेशंस और वो सब बताकर जो है इटली से जो रिलेशंस थे उसको बताकर उनको उसमें बदनाम किया गया। और उनके इलेक्शन हारने का बड़ा रीजन जो है, यानी खुद उनके अपने फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह जो है उनके अगेंस्ट गए, उन्होंने एक पार्टी बनाई और उनको इलेक्शन हरा दिया। तो ये एक बड़ा फैक्टर जो है उनके इलेक्शन हारने में रहा। दूसरा एक बड़ा फैक्टर और बहुत बड़ा फैक्टर जो रहा वो शाहबानो केस था। इसने डायरेक्टली वो इलेक्शन में तो इम्पैक्ट किया ही, लेकिन ओवरऑल जो है तो कांग्रेस को इसने बैकफुट पर डाल दिया इस डिसीजन ने। यानी इस डिसीजन का इम्पैक्ट इतना हुआ कि कांग्रेस उसके बाद से अब तक जो है उससे उभर नहीं पाई। तो आज के लेक्चर में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। बोफोर्स क्या था और वो क्या था, इंशाल्लाह उसको अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो शाबानो केस, इससे पहले भी एक लेक्चर में मैंने काफी डिटेल में कवर किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड वाले लेक्चर में कि शाबानो क्या था वो केस। यहाँ थोड़ा मैं मुख्तसर में बता देता। शाबानो एक खातून थी, उसके जो शोहर थे अहमद खान, उन्होंने उसको तलाक दे दी थी। यानी पहले ये हुआ कि पहले उनका सेपरेशन हुआ, कई साल तक वो खातून अलग रहती रही, यानी पहले तलाक नहीं हुई थी। फिर इनके शोहर ने दूसरी शादी कर ली थी। उसके बाद ये हुआ कि जहाँ 200 रुपये महीना वो मेंटेनेंस देते थे और एक घर उनको रहने को दिया था। तो शाहबानो को 5 बच्चे थे, 62 साल की बूढ़ी खातून थी और वो साथ में रहते थे। फिर ये हुआ कि उनके शोहर ने वो घर से भी उनको निकाल दिया और पैसे देना बंद कर दिया। तो उसके बाद वो कोर्ट में गई। तो जैसे ही वो कोर्ट में गई तो वो मोहम्मद अहमद जो उनके हस्बैंड थे, वॉज अ क्लेवर पर्सन, लॉयर थे वो। उन्होंने ये हुआ कि ट्रिपल तलाक उनको दे दिया, एक साथ 3 तलाक दे दिया। और कोर्ट में कहा कि चूंकि अब ये मेरी वाइफ नहीं है, और इस्लामिक रूलिंग के मुताबिक ये है कि अगर कोई तलाक देता है तो सिर्फ 3 महीने तक, 3 तक पीरियड तक जो है तो उसको मेंटेनेंस देना होता है, उसके बाद उसको मेंटेनेंस देना नहीं होता। तो उसने कहा कि एज पर द पर्सनल लॉ अभी मेरा कोई मेंटेनेंस नहीं बनता है। लेकिन कोर्ट ने एक कदम आगे जाकर, हालांकि उससे पहले भी कहा जाता है कि कुछ फैसले कोर्ट ने वैसे दिए थे, लेकिन ये चूंकि लॉयर थे, एक प्रसिद्ध आदमी थे, स्ट्रांग आदमी थे, तो इन्होंने इसका एक बड़ा मसला खड़ा कर दिया। ठीक है। और कोर्ट ने फिर ये है कि हाई कोर्ट ने उसको, मतलब पहले तो सेशन कोर्ट ने कहा कि आप 18 रुपए मेंटेनेंस जो है अपनी बीवी को मंथली 18 रुपये देना होगा। फिर तो मोहम्मद अहमद जो थे, जब मामला कोर्ट में गया तो उन्होंने चालाकी से तो उनको ट्रिपल तलाक दे दिया और ये कहा कि चूंकि अभी मुस्लिम कानून के मुताबिक, पर्सनल लॉ के मुताबिक मुझ पर कोई मेंटेनेंस नहीं बन सकता है। फिर उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है तो 180 रुपये उनको कहा कि नहीं, तुम्हें मेंटेनेंस देना होगा। अब ये मामला जो है, चूंकि लॉयर आदमी थे तो इन्होंने एक बड़ा हंगामा जो है क्रिएट कर दिया और कहा कि चूंकि पर्सनल लॉ में मुस्लिम शरीयत में मेंटेनेंस इद्दत के बाद नहीं रहता, जो कि एक सही बात थी। लेकिन इन्होंने उसको बहुत ही चालाकी के साथ इस्तेमाल किया और बड़े पैमाने पे, हालांकि उससे पहले जैसे मैंने बताया 2-3 केस ऐसे हुए थे कि जिसने अदालत ने इस तरह के फैसले दिए थे। लेकिन इन्होंने जो है तो इसको एक बड़ा इशू बना दिया मुस्लिम लीडरों से, जिम्मेदारान से मिलकर। और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान भर में जो है मुसलमानों की तरफ से एजिटेशन जो है वो शुरू हो गई कि कहा गया कि ये शरीयत के अंदर जो है ये इंटरफेरेंस है। ये इनिशियली जब ये एजिटेशन शुरू हुआ तो राजीव गांधी का अपना स्टैंड ये था कि मैं ये मतलब जो नो कॉम्प्रोमाइज विल बी मेड विद दीज फंडामेंटल एलिमेंट्स, कि जो कोई भी फंडामेंटल एलिमेंट्स है हम इनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो ये बहुत फर्म स्टैंड इनिशियली राजीव गांधी गवर्नमेंट का था। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि खुद राजीव गांधी गवर्नमेंट के अंदर, जैसे उनकी एक सपोर्टर पार्टी थी मुस्लिम लीग, तो जीएम बन्नात वाला जो थे एआईएमएल के, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट, उन्होंने एक प्राइवेट बिल जो है तो मूव कर दिया। उस जमाने में ये प्राइवेट बिल की भी काफी वैल्यू हुआ करती थी, उस पर भी डिस्कशन हुआ करता था। तो ये था कि महीने के आखिरी फ्राइडे को उस पर डिस्कशन हुआ करता था। तो उन्होंने एक बिल प्रपोज किया जिसमें बनात वाला ने ये कहा कि पर्सनल लॉ को जो है तो सीआरपीसी से अलग कंसिडर किया जाए, जो क्रिमिनल प्रोसीजर है उसके अंदर, आईपीसी के अंदर उसको ना लिया जाए। अब राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने यह तय किया है कि हम इस बिल को जो है तो पार्लियामेंट के अंदर अपोज करेंगे। उन्होंने आरिफ मोहम्मद खान, उस वक्त नए नए मिनिस्टर बने थे, कैबिनेट मिनिस्टर उनको बनाया गया था, बिल्कुल यंग मिनिस्टर थे, 30 साल के। राजीव गांधी ने उनको बुलाया क्योंकि वो थोड़े प्रोग्रेसिव व्यक्ति माने गए। तो उनको बुलाया, उनसे काफी डिस्कशन की। तो राजीव गांधी, उनके साथ होम मिनिस्टर और काफी दूसरे मिनिस्टर थे, और उन्होंने पूछा आरिफ मोहम्मद खान को कि ये क्या मामला है, यानी इस मामले में जो है तो कुरान हदीस क्या कहते हैं, इस्लाम क्या कहता है। तो वहां पर ऐसा कोट किया है कि आरिफ मोहम्मद खान ने सूरह तलाक और तलाक की जो अहकामात है वो मिनिस्टर्स के सामने रखे कि इस्लाम क्या तालीम देता है कि अगर किसी खातून को हम तलाक देते हैं तो उसके साथ क्या मामला किया जाना चाहिए। तो आरिफ मोहम्मद खान का ऐसा कहना है कि जब मैंने राजीव गांधी और दूसरे जो मिनिस्टर्स थे उनके सामने इस्लाम को जब ये पूरा पेश किया तो वो लोग काफी इंप्रेस हुए कि मतलब रियली इस्लाम की जो टीचिंग्स है इस चैप्टर के अंदर वो काफी अच्छी है। दूसरा, आरिफ मोहम्मद खान का कहना था कि आर्टिकल 125 है जो मजहब की आजादी देता,
लेकिन वो सोशल जस्टिस को ओवरराइट नहीं करता। तो ये जो इशू है ये सोशल जस्टिस का है, ये रिलीजन का नहीं है। ये आरिफ मोहम्मद खान का आर्गुमेंट था। ये जितने ऑफिशियल थे उनके सामने आरिफ मोहम्मद खान ने ये स्टैंड लिया और फिर ये इन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है आरिफ मोहम्मद खान को पार्लियामेंट में पुश करेंगे ताकि वो गवर्नमेंट का व्यू रखे। तो 25 अगस्त 1985 को आरिफ मोहम्मद खान ने लोकसभा में इसमें जोरदार तकरीर की और बहुत ही ब्रिलियंट स्पीच मानी गई। और जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि ओनली इफ डाउन ट्रोडन आर अपलिफ्टेड कैन द इस्लामिक टेनेंट्स बी सेड टू हैव बीन फॉलोड एंड जस्टिस डन। कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, वो लोग जो कमजोर है, जो पसमानदा है, अगर उन्हें ऊपर उठाया जाएगा और उनके साथ इंसाफ में होगा, तभी हम कह सकते हैं कि जो इस्लाम की जो तालीमात है वो पूरी तरीके से उस पर अमल किया गया। तो आरिफ मोहम्मद खान की स्पीच को पूरे हिंदुस्तान में बहुत रिस्पॉन्स उसको मिला। जो मिनिस्टर्स थे, जब उनकी स्पीच खत्म हुई तो खुद प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें कांग्रेट्स किया। जो दूसरे मिनिस्टर्स थे उन्होंने कहा कि नहीं, आपने बहुत यानी बहुत अच्छी बात रखी। फिर उसके बाद दूसरे दिन की जो न्यूज़पेपर थे, मीडिया थे, उन्होंने काफी उनको प्रेस किया। तो ये इनिशियल जो है राजीव गांधी गवर्नमेंट का उस पर स्टैंड था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि आरिफ मोहम्मद खान की स्पीच के बाद जो है तो मुस्लिम सोसाइटी की तरफ से बहुत स्ट्रांग रिएक्शन आया और जिसने राजीव गांधी के ऊपर एक बड़ा प्रेशर बनाना शुरू किया। मौलाना अली मियां नदवी उस वक्त जिंदा थे और पर्सनल लॉ बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव थे। तो पर्सनल लॉ बोर्ड और राजीव गांधी के बीच में मीटिंग शुरू हुई। और मुसलमानों ने जो है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर यानी दिल्ली, मुंबई, कानपुर, पटना, हैदराबाद, जितने बड़े शहर थे, छोटे छोटे शहरों के अंदर बड़ी रैलियां जो है तो उन्होंने शरीयत कॉन्फ्रेंस के नाम से लेना शुरू कर दी। और ये यानी ये प्रोटेस्ट इस किस्म के थे कि आजादी के बाद मुसलमानों ने इतना असर्टिवनेस जो है वो नहीं बताया था। यानी किसी भी इशू को लेकर, हालांकि बहुत फसादात हुए, उनके ऊपर दूसरे मजालिम ढाए गए, फलस्तीन का इशू भी उसके बाद हुआ, लेकिन कभी भी इतना असर्टिवनेस जो है मुसलमानों ने नहीं बताया। उनका बैकवर्डनेस था एजुकेशन में, इकोनॉमिक्स में। खुद उससे पहले का जो पीरियड था इंदिरा गांधी के जमाने का, संजय गांधी, जिसमें उन पे मजालिम ढाए गए, लाखों लोग नसबंदी की गई, तुर्कमान गेट में उनका कत्लेआम हुआ, लेकिन इस सब के बावजूद भी जो है तो मुसलमानों ने कोई असर्टिवनेस, कोई एजिटेशन नहीं किया। लेकिन इस मामले को मुसलमानों ने बहुत ज्यादा सीरियस लिया और कहा गया कि आजादी के बाद पहली मर्तबा जो है तो इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने रैलियां, धरने और प्रदर्शन किया और प्रोटेस्ट किया। जो गांधी की गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर थे, CK जाफर शरीफ, नजमा हेपतुल्ला, इन्होंने खुद राजीव गांधी पे प्रेशर बनाना शुरू किया। और नजमा हेपतुल्ला ने कई अपने इसमें आरिफ मोहम्मद खान पर अटैक किया और मतलब वो लड़ाई काफी पर्सनल चली गई। यानी आरिफ मोहम्मद खान ने यहाँ तक कह दिया कि नजमा हेपतुल्ला अपने हेयर ड्रेसर को जितना पे करती, वो उससे ज्यादा है जितना कि कोर्ट ने शाहबानों को मेंटेनेंस दिया है। यानी उसको 180 रुपए दिया और उससे ज्यादा वो एक टाइम में अपने हेयर ड्रेसर को पेन करती। तो इतना पर्सनल लेवल पर जो है ये लड़ाई चली गई। जियाउर रहमान अंसारी जो है तो उस जमाने में राजीव गांधी की मिनिस्ट्री में थे। वो बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी थे, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, काबिल आदमी थे, अरबी के बड़े एक्सपर्ट माने गए वो। तो उन्होंने राजीव गांधी से मिले और उन्होंने कहा कि मैं जो है अपना रिजाइन देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्यों? उन्होंने कहा कि ये क्या बात है कि आपने आरिफ मोहम्मद खान को एक तरफा अपना एजेंडा रखने की, यानी देखा जाए तो आरिफ मोहम्मद खान का स्टैंड जो है वो कुरान सुन्नत के हिसाब से पूरा गलत था, वो है ना, वो बिल्कुल ही एक दूसरे एंड पे जाके बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आपने उनको तो मौका दिया कि वो अपनी बात रखे, लेकिन मुझे मौका नहीं। तो राजीव गांधी ने कहा कि वो इस्तीफा राजीव गांधी ने फाड़ दिया और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपको भी पूरा मौका दिया जाएगा। फिर उसके बाद जियाउर रहमान अंसारी ने जो है तो 3 घंटे तक उन्होंने पार्लियामेंट में 2 दिन उन्होंने तकरीर की। पहले दिन और तो कुल वक्फा जो है 3 घंटे का लिया उन्होंने। और शाबानो का फैसला जो था कोर्ट को, उन्होंने बहुत उसकी धज्जियां उड़ा दी। अब ये सिचुएशन ऐसी हो गई कि राजीव गांधी खुद अपनी गवर्नमेंट के अंदर दो तरफ से जो है तो लोग उनको पुल करने लगे। अब फिर तीसरा आदमी जो उसके अंदर कूद गए वो थे MJ अकबर। हालांकि MJ अकबर की जो इमेज है वो एक लिबरल, सेकुलर, प्रोग्रेसिव आदमी की है, लेकिन इस केस में वो मुसलमानों के साथ थे, ठीक है। और उनका व्यू वो इस एतबार से नहीं था कि कौन सही है कौन गलत है। उन्होंने राजीव गांधी कहा कि चूंकि हम जो इलेक्शन जीते हैं उसमें मुसलमानों का बड़ा वोट शेयर है, अगर हम मुसलमानों को नाराज कर देंगे तो इस बात के इम्कान है कि हमारा वोट शेयर कम हो जाएगा। और फिर MJ अकबर और आरिफ मोहम्मद खान की टीवी पर डिबेट हुई और काफी चर्चित डिबेट है वो। फिर अकबर ने जो है तो राजीव गांधी को काफी कन्विंस किया। तो वजाहत हबीबुल्ला एक दूसरे स्कॉलर थे जो राजीव गांधी से काफी करीब थे। तो उन्होंने भी राजीव गांधी को कन्विंस किया। उन्होंने कहा कि नहीं, जो इस्लामिक शरीयत है उसमें ऐसा नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि खुद कांग्रेस के अंदर उसमें डिवाइड पैदा हो गया, दो ग्रुप कांग्रेस के पैदा हो गए। यानी CK जाफर शरीफ, नजमा हेपतुल्ला, जियाउर रहमान, सलमान खुर्शीद, ये जो थे तो कोर्ट के फैसले के मुखालिफ में थे और मुस्लिम स्टैंड की तरफ से थे।
दूसरी तरफ अर्जुन सिंह, एसबी चौहान, एनडी तिवारी, नरसिम्हा राव, ये लोग भी यानी मुसलमान नहीं थे, लेकिन ये लोग भी जो है तो जजमेंट के खिलाफ थे। यानी ये लोग भी जो है तो इसको शरीयत में यानी किसी और रीजन से, शरीयत में मदाखलत की वजह से नहीं, लेकिन किसी और रीजन से जो है तो ये मुस्लिम पक्ष में थे। नरसिम्हा राव क्यों थे वो मैं आगे बताऊंगा, उनका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू था। फिर अरुण नेहरू वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन राजीव गांधी गवर्नमेंट। आरिफ मोहम्मद खान, डीपी तिवारी और सीताराम केसरी, ये लोग जो थे, इनका ये कहना था कि इससे सेकुलरिज्म जो है तो वो डैमेज हो जाएगा, और हम जो मेंटेन करके चल रहे हिंदू मुस्लिम बाइनरी, तो वो जो तवाजुन है वो इससे बिगड़ सकता। ठीक है। अब ये सारी डिबेट चल रही है, मुस्लिम एजिटेशन चल रही है, खुद कांग्रेस में बहस चल रही है, कांग्रेस में दो ग्रुप हो रहे। राजीव गांधी अब फर्स्ट टाइम वो पायलट थे, फर्स्ट टाइम पॉलिटिक्स में आए, और आते से इतना बड़ा इशू कि खुद उनकी अपनी पार्टी जो है वो डिवाइड हो गई, और सिख अलग नाराज थे, और मुस्लिम जो एक बड़ा वोट बैंक मुसलमानों का था, तो राजीव गांधी उनको नाराज भी नहीं करना चाह रहे थे। फिर राजीव गांधी ने काफी इंटरनेशनल जो इस्लामिक स्कॉलर्स थे उनसे भी कंसल्ट किया कि क्या मौकिफ है, उसको समझने की उन्होंने कोशिश की। इसमें राजीव गांधी का अप्रोच काफी सेंसिबल था, यानी वो रियल सेंस में जो है वो इशू को समझना चाह रहे थे। लेकिन उसके बीच में ये हुआ कि आसाम के इलेक्शन हुए, बायपोल इलेक्शन, और बिल्कुल 15 दिन पहले बनने वाली पार्टी से जो है वो कांग्रेस हार गई। फिर जहां जहां बायपोल इलेक्शन हिंदुस्तान के अंदर हुए वहां भी कांग्रेस हार गई, और कोइंसिडेंटली ऐसा था कि वो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे जहां पर कांग्रेस हारी। तो उसको इस तरह लिया गया कि मुसलमान जो है वो कांग्रेस से बड़े पैमाने पर नाराज है, और उस नाराजगी की वजह से, यानी इस फैसले की नाराजगी की वजह से कांग्रेस इलेक्शन हार रही है। तो ताहिर महमूद का उसमें काफी रोल है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे लॉ के। तो राजीव गांधी ने फिर उनको बुलाया और उनसे पूरी चीजें जो है वो डिटेल में समझ कर ली। तो कहा जाता है कि ताहिर महमूद से मिलने के बाद ही जो है तो राजीव गांधी का पूरा थॉट प्रोसेस जो है वो चेंज हुआ। सोनिया गांधी जो थी वो कोर्ट के सपोर्ट में थी। सोनिया गांधी चूंकि लिबरल सेकुलर है, और शुरू से वो एक्सट्रीमिस्ट, चाहे वो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हो या मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट, दोनों के अगेंस्ट थी वो। और उससे ज्यादा सोनिया गांधी का जो कंसर्न था वो ये था कि एक बूढ़ी गरीब खातून है, चूंकि वो मसला जो हो गया था, यानी मुसलमान तो उसको उसूली तौर पे देख रहे थे कि ये हमारे शरीयत में मदाखलत है, लेकिन जो बाकी की दुनिया जो है तो वो उसको ऐसे देख रही थी कि एक बूढ़ी खातून है, अगर उसको 180 रुपये मिल जाएंगे तो क्या कयामत टूट पड़ेगी। तो सोनिया गांधी उस एंगल से जो है पूरे इशू को देख रही थी। अब प्रेशर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स थे उनकी ओपिनियन, फिर एमजे अकबर की एडवाइस, काफी उसको वेटेज दिया गया है। ये सारी चीजों ने मिलकर जो है तो राजीव गांधी के ऊपर काफी प्रेशर बनाया, और 1985 में जो है तो उनका फैसला बदल गया। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, और वो है अरुण नेहरू। अरुण नेहरू बहुत पावरफुल पर्सन थे कांग्रेस के अंदर। एक्चुअली अरुण नेहरू को इंदिरा गांधी ने पॉलिटिक्स में लाई थी, उससे पहले वो बिजनेसमैन थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने उनको इसलिए लाई थी कि वो राजीव गांधी को हेल्प करेंगे उसके सपोर्टर के तौर पे। और जो एंटी सिख जो फसादात हुए थे उसमें अरुण नेहरू का काफी बड़ा रोल था। वो थोड़े से राइट विंग अलाइन थे, यानी हिंदुत्ववादी जो थे उनकी तरफ उनका अलाइनमेंट शुरू से था। और इंदिरा गांधी काइंड की टाइप की पॉलिटिक्स, जिसमें पावर पॉलिटिक्स ज्यादा रहती है, असर्शन ज्यादा रहती है, जिसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज कम थी, और अपने आप को फोर्स करना, ऑथोरिटेरियन कंडीशन में रखना, ये उनके मिजाज में ज्यादा था। ठीक है। तो उन्होंने राजीव गांधी से कहा कि देखो, जो एंटी सिख वायलेंस जो हुए, जो हमने फसादात कराए थे, जो फसाद हुए थे, उसकी वजह से ये हुआ कि हिंदू वोट जो है वो पोलराइज हुआ, वो कंसोलिडेट हुआ, और उन्होंने तुमको इतनी बड़ी मेजोरिटी दी। अब अगर तुम ये मुस्लिम अपीजमेंट करोगे तो हिंदू वोट बैंक हाथ से चला जाएंगे। तो काफी दोनों के बीच में हीटेड आर्गुमेंट हुआ। तो अरुण गांधी ने कहा कि देखो, अगर तुम ये फैसला करवाते हो, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिवोक करवाओगे, तो उसके बाद फिर तीन चीजें करने के लिए तुम तैयार हो जाओ। एक तो राम मंदिर बनाओ, दूसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करो, और आर्टिकल 370 को खत्म करो। इसके बिना तुम पावर में नहीं आ पाओगे, तुम इतना ये याद रखना। यानी ये बिल्कुल ही उन्होंने उनको, राजीव गांधी को क्लियर कर दिया। और अरुण नेहरू ने क्या किया कि जब उनको लगा कि राजीव गांधी काफी पॉजिटिव जा रहे हैं मुस्लिम साइड में, तो उन्होंने खुद अपने से वीएचपी के साथ डिस्कशन शुरू कर दी, क्योंकि वो पहले से राइट विंग अलाइन थे, उनके कनेक्शंस थे, राइट विंग्स थे। तो उन्होंने वीएचपी के साथ डिस्कशन शुरू कर दिया, और उसे एक स्टेप आगे बढ़कर जो है तो राजीव गांधी के अगेंस्ट में उन्होंने लॉबिंग भी शुरू कर दी। अब राजीव गांधी जो है तो वो नया लॉ बनाने के लिए तैयार हो गए, और अशोक सेन, ये हिंदुस्तान की तारीख में बहुत ही क्वालिफाइड आदमी गुजरे हैं ये। यानी 7 मरतबा ये जीत के आए, और हिंदुस्तान के तकरीबन 7 प्राइम मिनिस्टर्स को इन्होंने सर्व किया है। ठीक है, अलग अलग पोस्ट में।
राजीव यानी पंडित नेहरू के जमाने में भी लॉ मिनिस्टर थे, राजीव गांधी के जमाने में लॉ मिनिस्टर रहे, यूनियन मिनिस्टर रहे, तो वो बहुत ही ये काबिल आदमी थे। तो राजीव गांधी उस वक्त ये लॉ मिनिस्टर थे, तो इनको कहा कि आप जो है ड्राफ्ट बनाओ, यानी जो पर्सनल लॉ है उसको एक्सक्लूड करना है हमको सीआरपीसी से, उसके लिए ये लॉ हमको बनाना है। अब ये आदमी बहुत चालाक थे और ये तो प्रोग्रेसिव माइंडसेट, और वो उसके अगेंस्ट में नहीं थे, लेकिन उन्होंने खुलकर नहीं बोला था। तो अब जो पूरा ड्राफ्ट बना, उस ड्राफ्ट में आप देखिए कि यहाँ ये जो थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है, ये एज इट इज मैंने लिखा है जो उन्होंने लिखा है। ये कितना चालाकी से ड्राफ्ट बनाया गया। रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन टू बी मेड एंड पेड विद इन द पीरियड ऑफ इद्दत। यानी पूरा मसला ये था कि मुसलमान ये कह रहे थे कि भाई शरीयत के मुताबिक इद्दत के सिर्फ 3 महीना जो है, उस महीने में हम मेंटेनेंस देंगे। लेकिन ये आदमी ने ड्राफ्ट में लिखा कि रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन टू बी मेड एंड पेड विद इन द पीरियड ऑफ इद्दत। यानी वो जो अमाउंट देना है वो इद्दत के पीरियड में तय करेंगे, यानी इद्दत की पीरियड के लिए तय नहीं करेंगे, बल्कि उस पीरियड में तय होगा, है ना। ये मतलब बहुत ही क्या कहेंगे, ट्विस्ट था ये। ठीक है। अब जो मुस्लिम पार्टी थी उसने भी ड्राफ्ट देखा और ये बात नोटिस उन्होंने कहीं पर भी नहीं की। उसके बाद राजीव गांधी ने आरिफ मोहम्मद खान का यानी चूंकि वो नाराज हो गए थे राजीव गांधी से, तो उनसे कहा कि देखो मैंने ड्राफ्ट बनाया है और तुम जाके एक बार ड्राफ्ट देख लो। और जब आरिफ मोहम्मद खान ने ड्राफ्ट देखा तो उन्होंने कहा कि ये जो तुमने ड्राफ्ट बनाया है, क्या ये पॉइंट, द अमाउंट टू बी गिवन टू द डिवोर्स वुमेन हैज टू बी फिक्स एंड पेड विद इन द इद्दत पीरियड एंड नॉट जस्ट फॉर द इद्दत पीरियड, तो क्या इस बात पर मुसलमान राजी है? तो सेन ने कहा कि मैंने ड्राफ्ट उनको दिखाया है और ये पॉइंट उनको नहीं समझा, है ना, यानी मुसलमान जो है उसकी बारीकी को पकड़ नहीं पाए। अब वो सेन ने कहा आरिफ मोहम्मद खान से, यानी ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, किताब में कोट की गई कि सेन ने हाथ जोड़कर आरिफ मोहम्मद खान से कहा कि आरिफ, आई एम प्लीडिंग विद यू टू कीप क्वाइट, none of them has understood this provision, please don't share this with anyone, no one। यानी सेन ने कहा कि ये जो मैंने ट्विस्ट किया, ये जो मैंने चालाकी की, ये जो मक्कारी मैंने की है, तो ये उनमें से किसी को भी नहीं समझा, तो ये बात तुम किसी से भी शेयर मत करो, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर से भी, मतलब नो वन पे उन्होंने स्पेसिफिक कहा कि पीएम से भी ये बात शेयर मत करो। अब ये ड्राफ्ट पेश हो गया, इस पर डिबेट हो गई, ये सारी बातें हो गई। उसके बहुत बाद में शहाबुद्दीन ने, यानी जब ये पास हो गया उसके बाद सैयद शहाबुद्दीन ने ये कैच पकड़ा उन्होंने, और फिर उन्होंने ये बात अली मियां को भी कही कि देखो अभी ये मतलब ये ड्राफ्ट जो है ये गलती के साथ पास हो गया। तो मौलाना अली मियां ने कहा कि अब रहने दो, हमने ड्राफ्ट रिव्यू रिव्यू किया था, यानी हम लोगों ने खुद रिव्यू किया था, अब हम जो है किस मुंह से कहेंगे कि इसमें अमेंडमेंट करो। हालांकि सैयद शहाबुद्दीन का कहना था कि हम लोग अमेंडमेंट के लिए इसमें बात करेंगे, लेकिन जाहिर है ऑलरेडी इतना हंगामा हो गया था, फिर ये लोग अमेंडमेंट कैसे कर सकते थे, और फिर लोग कहते थे कि तुमने पहले क्यों ठीक से क्यों नहीं पढ़ा उसको। अब यहाँ यानी ये पूरा प्रोसेस चल रहा। अब इसमें देखिए कि सोनिया गांधी जो है, तो सोनिया गांधी का कैरेक्टर पहले से एक थोड़ा मैं डिस्क्राइब करूंगा ताकि इंडियन पॉलिटिक्स में, तो सोनिया गांधी चूंकि इटली से थी, एक बहुत गरीब फैमिली से थी, वो वेटरेस थी, और वहां पे यानी चूंकि उनको ये बनना था एरोप्लेन में जो सर्व करते हैं, और वहां राजीव गांधी से उनकी मुलाकात थी, उनकी शादी हुई। लेकिन अपने यूरोपियन बैकग्राउंड की वजह से वो पहले से काफी उनके अंदर ह्यूमैनिटी, सब लोगों को लेकर साथ चलना, दूसरे रिलीजन का रिस्पेक्ट करना, ये उनके अंदर पहले से था। और वो इंदिरा गांधी के, हालांकि मेनका गांधी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थी, वो ज्यादा क्लोज थी, लेकिन उसके बावजूद इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी का एक अच्छा रिलेशन था। यानी जब वो भी जाती तो उनके पूरा सफर के लिए पैकिंग करना, उनकी चीजों का ख्याल रखना, पूरा घर संभालना, ये सोनिया गांधी ये काम करती थी। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने लिखी है कि चूंकि इंदिरा गांधी वॉज अ क्लेवर, और वो सभी लोगों से, यानी चूंकि वो उनके सेकंड फेज में, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि ज्यादा हिंदुत्ववादियों से या हिंदू आया परस्तों से ज्यादा करीब हो गई थी। तो जब उन्होंने राजीव गांधी को भी भेजा कि तुम जाके आरएसएस के जो उस वक्त के चीफ थे भाव, उनसे जाकर मिलो और उनसे बातें करो, तो कई मीटिंग्स उनकी हुई राजीव गांधी की उनके साथ में। अब ये होता था कि राजीव गांधी सीधे साधे थे, वो मीटिंग करके आते थे और डिनर टेबल पर ही डिस्कशन करने लग जाते थे कि आज आरएसएस के हेड से। और सोनिया गांधी उस जमाने से ही आरएसएस से काफी हेट करती थी उसके आइडियोलॉजी की वजह से। तो वहां पर यानी इंदिरा गांधी ने उनसे क्या के जो सेक्रेटरी थे फुतेदार, उनसे कहा कि राजू को ये बात समझाओ कि आरएसएस के बारे में जो बातें हैं वो डाइनिंग टेबल पे मत करा करो, क्योंकि सोनिया जो है वो आरएसएस के डेड अगेंस्ट है। ठीक है। तो ये सोनिया गांधी का अप्रोच जो है वो पहले से प्रोग्रेसिव और सेकुलर अप्रोच था। तो जब ये बिल पास होने लगा तो सोनिया गांधी भी उसके अगेंस्ट में थी। उन्होंने कहा कि राजीव, इफ यू कांट कन्विंस मी अबाउट दिस मुस्लिम वुमेन बिल, हाउ आर यू गोइंग टू कन्विंस द कंट्री। ठीक है, क्योंकि वो दोनों की डिबेट हुई और राजीव गांधी को स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट सोनिया गांधी को नहीं दे पाए।
तो उन्होंने कहा कि राजू, तुम मुझे कन्विंस नहीं कर पा रहे हो तो पूरी कंट्री को तुम कैसे कन्विंस करोगे? यू मस्ट स्टैंड विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसको बदलने की एक बार रिवायत पड़ गई कि गवर्नमेंट रूल लाकर उसको बदल दी, तो फिर ये कहीं जाकर नहीं रुकेगा और बार बार ऐसा होता रहेगा फिर कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो गवर्नमेंट तब्दील करवाते करवाते रहेंगी। वो डीपी त्रिपाठी एक राजीव गांधी के क्लोज फ्रेंड थे और बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे वो। तो उन्होंने राजीव गांधी से कहा कि दिस इज डिजास्टर्स पार, यू विल लूज योर क्रेडिबिलिटी। यानी तुम्हारी जो इमेज है, जो क्रेडिबिलिटी है ना, ये बिल पास होने के बाद तो खत्म हो जाएंगी। It will give an optimus to the RSS and other Hindu organization. It would be difficult to stop हिंदू फैनेटिकल फोर्सेस। तो डीपी त्रिपाठी चूंकि काफी विजनरी थे और वो देख रहे थे कि अगर ये बिल पास होता है तो उसके बाद जो हिंदू फैनेटिक्स है, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में घुसने की बहुत जमाने से कोशिश कर रहे हैं, उनको ये मौका हाथ आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इसके बाद जो है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप हिंदू फैनेटिकल पॉलिटिक्स। यानी जितने कांग्रेस के जो दूर तक देखने वाले पॉलिटिशियंस थे वो ये बात समझ रहे थे कि अगर ये बिल पास हो गया तो जो हिंदू आर्य प्रस्थ जो यानी आरएसएस बीजेपी ये सब जो है इसको इस तरह भुनाएंगे कि फिर उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। यानी अरुण नेहरू जो खुद यानी आरएसएस से क्लोज थे वो भी इस बात को समझ रहे थे, है ना। जो सेकुलर पॉलिटिशियंस थे जिनका पॉलिटिक्स पे अच्छा कंट्रोल था वो लोग भी इस बात को समझ रहे थे और वो सबके सब राजीव गांधी को ये बात के लिए रोक रहे थे कि तुम मत करो, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत खतरनाक होने वाला है। बिल वॉज पास्ड इन मई 1986। ठीक है, तो 1986 मई 1986 में बिल फाइनली पास हो गया। राजीव गांधी अनाउंस दैट ही वुड इनेक्ट ए लॉ टू अंडू द शाहबानो जजमेंट। शाहबानो जजमेंट को नलीफाई करने के लिए वो इनेक्ट करने के लिए बिल लेकर आ जाएंगे। और पार्लियामेंट में उन्होंने बहुत अच्छी सेंसिबल तकरीर की और उन्होंने मुसलमानों के स्टैंड को बहुत अच्छे से रखा भी। उन्होंने कहा कि ये फैसले की वजह से कुछ कम्युनिटीज के माइंड के अंदर जो है वो खुद खदशात थे, अनसर्टेनिटीज थी, तो उसको दूर करने के लिए हमको ये फैसला लाना पड़ा। और ये सेकुलरिज्म को स्ट्रेंथन करेगा, ये उसको वीक नहीं करेगा, ऐसा भी उन्होंने आर्गुमेंट दिया। और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि मुसलमान जो अगेंस्ट द कंट्री है, बल्कि वो खुद तब्दीलियां चाह रहे हैं, वो प्रोग्रेसिव है, वो खुद आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें उनकी इस बात को समझना चाहिए। तो राजीव गांधी ने बहुत अच्छे से अपना पॉइंट वहां पे रखा। जब 3 दिन के बाद जब वो बिल सुप्रीम कोर्ट में जब पास हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज थे V.R. कृष्णा अय्यर। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि इट वुड अवेकन द स्लीपिंग हिंदू जाइंट एंड जनरेट कॉम्पिटेटिव कम्युनलिज्म इन द कंट्री। तो उन्होंने कहा कि अब ये बिल क्या करेगा, जो हिंदू जाइंट जो सोया हुआ है, जो एक सोया हुआ शैतान है, ये अब उसको जगा देगा। और अब इसके बाद जो कम्युनल वे, यानी जो पंडित नेहरू ने जिस कम्युनलिज्म को दबाया था, अब वो जो है वो फिर से शुरू हो जाएगा कंट्री के अंदर। और वैसा ही हुआ। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में राजीव गांधी के अगेंस्ट जो है तो वो कैंपेन शुरू हो गया। यानी जो वुमेन एक्टिविस्ट थी तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिया पट्टियां बांधकर जो है वो प्रोटेस्ट किया। ठीक है। और खुद मुसलमानों की तरफ से भी उसको इस तरह प्रेजेंट किया गया और पूरी दुनिया ने भी उसको ऐसा देखा कि इट वाज विक्ट्री फॉर मुस्लिम, क्या मुसलमानों की बड़े पैमाने पर इसमें जीत हुई। और पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर, मतलब साउथ में तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, लेकिन नॉर्थ इंडिया के अंदर ये पूरा बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो गया। आरिफ मोहम्मद खान ने प्रोटेस्ट एज ए प्रोटेस्ट जो है उन्होंने कांग्रेस की कैबिनेट मेंबरशिप से रिजाइन कर दिया। जब उन्होंने रिजाइन किया तो अभी देखिए कि पीवी नरसिम्हा राव, यानी इनका जो सोच थी, इनकी जहनियत कैसी थी मुसलमानों को लेकर। पीवी नरसिम्हा राव ने कहा आरिफ मोहम्मद खान को, यानी आरिफ मोहम्मद खान तो बहरहाल जो भी थे जैसे भी थे वो मुसलमान थे और उस वक्त तो मुसलमानों के फेवर में ही बात कर रहे थे। यानी मुसलमानों का जो उनको भला लग रहा था वो उस फेवर बात कर रहे थे। तो ये उन्होंने कहा कि जब ये नरसिम्हा राव ने मुझसे ये बात कही थी मैं शॉक हो गया। तो नरसिम्हा राव ने कहा कि अगर मुसलमान जहालत और पसमानदगी में रहना चाहते हैं तो उन्हें छोड़ दे, अगर ये गड्ढे में पड़े रहना चाहते हैं तो पड़े रहने दो। यानी उन्होंने कहा आरिफ नसीम खान से कि अगर ये जाहिल रहना चाहते हैं, ऐसे रहना चाहते हैं, तो पड़े रहने दो उनको, हमको क्या करना है उससे, है ना। हम पॉलिटिशियन है, हमारा काम पॉलिटिक्स करना है। उसके बाद राजीव गांधी ने कुछ शाहबानों को बुलाया, पर्सनली उनसे बात की और उनको समझाया कि देखो मैंने खुद इस मसले को समझा है और इस्लाम के अंदर इसकी गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप केस वापस ले लो। और शाहबानो राजीव गांधी से मिलने के बाद वो कन्विंस हो गई और उन्होंने जो है तो वो केस वापस ले लिया। अब इसका काउंटर इफेक्ट जो है वो शुरू हुआ। यानी IBR रॉ जो थे तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ये इनपुट दिया कि हिंदू जो है वो बहुत नाराज है, यानी पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू जो है वो नाराज हो गए।
न्यूज़पेपर में कंटिन्यूअस आर्टिकल राजीव गांधी के अगेंस्ट में छपने लगे उस जमाने के, यानी इंडियन एक्सप्रेस में, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, अरुण शूरी ने कई मजामिन जो है वो राजीव गांधी के अगेंस्ट में लिखे। तो राजीव गांधी ने उनको मिलने के लिए बुलाया और काफी उनका डिस्कशन हुआ। तो अरुण शूरी ने कहा कि हाउ कुड पेइंग 179 अ मंथ टू 73 ओल्ड डिस्ट्रिक्ट वुमन इन डेंजर इस्लाम, कि एक 72-73 साल की खातून को अगर 180 रुपये पे कर देंगे तो उससे इस्लाम कैसा खतरे में आएगा, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। तो ये कमेंट जो है अरुण शूरी ने किया। अब यहाँ पर एक्सट्रीम हिंदू क्लास राजीव गांधी से नाराज हो गई कि उन्होंने मुसलमानों की मुंह भराई की, मुस्लिम अपीजमेंट किया। जो सेकुलर लिबरल थे उनका यह मानना था कि इन्होंने सेकुलर वैल्यूज का ध्यान नहीं रखा। वुमन एक्टिविस्ट जो है वो इसलिए नाराज हो गई कि खातून को उसका हक नहीं दिया गया। अब पूरे हिंदुस्तान में जो है तो अगेंस्ट द राजीव गांधी एक माहौल बन गया। अब राजीव गांधी परेशान हो गए। उन्होंने अरुण नेहरू को बुलाया और कहा कि अभी सिचुएशन कैसे हैंडल करना है, क्योंकि उनके कजिन थे, करीबी दोस्त थे, साथी थे। तो अरुण नेहरू ने उनसे कहा कि ताला खुलवा दो, हिंदू खुश हो जाएंगे। यानी बाबरी मस्जिद का जो ताला लगा हुआ था वो ताला खुलवा दो, हिंदू खुश हो जाएंगे। अब अरुण नेहरू यहाँ से इस पूरे मैटर में जो है वो दाखिल हो गए और उन्होंने कहा कि देखो वो जो डिसीजन लिया, राजीव गांधी ने कहा कि नहीं वो कोर्ट का डिसीजन है, मैं मतलब कोर्ट के डिसीजन को हम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि नहीं वो कोर्ट का डिसीजन नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन को हम चेंज कर सकते हैं। हालांकि बाद में कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए गए कि राजीव गांधी को जो है तो पूरी पिक्चर उनको क्लियर नहीं बताई गई थी और अरुण नेहरू ने काफी चीजें अपने तौर से जो है वो हैंडल कर ली। यानी अशोक सिंघल का उसमें एक स्टेटमेंट दिया गया। अशोक सिंघल कहते हैं कि अरुण नेहरू कंसीव्ड द आइडिया, सोल्ड इट टू राजीव गांधी एंड देन एग्जीक्यूटेड इट। यानी ये पूरा जो एपिसोड था इसके एग्जीक्यूशन में के जो मेन आदमी थे वो अरुण नेहरू थे। जो आरएसएस के चीफ थे उस जमाने में, भाऊ देवरस भाऊ, उन्होंने राजीव गांधी को मैसेज भेजा कि राम जन्म भूमि का ताला खोलो और हिंदुओं के नेता बन जाओ। और ये बात सभी कॉर्नर से राजीव गांधी को आने लगी कि अब जो है तो हमने मुसलमानों को खुश कर दिया है, अब हिंदुओं को खुश करने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। तो बहरहाल राजीव गांधी ने यानी ऊपर से अरुण ने राजीव गांधी भी उसके लिए एग्री थे और उन्होंने मिलकर जो है पूरा एग्जीक्यूट किया और वो ताला खुलवा दिया। अरुण नेहरू ने पूरे एपिसोड को मैनेज किया और उसमें वीएचपी जो है तो उसने फिर इसका क्रेडिट ले लिया कि अब ये ताला जो हमने खुला दिया। आरिफ मोहम्मद खान ताला खुलवाने से पहले वो मिलने गए राजीव गांधी से और कहा कि ये ताले मत खुलाओ, इससे जो है बहुत बड़ा फसाद बर्पा हो जाएगा। तो राजीव गांधी ने उनसे कहा कि मैंने दोनों पार्टी से बात कर ली हो, यानी मैंने अली मियां नदवी से भी मेरी बात हो गई और पर्सनल लॉ बोर्ड से भी, और मैंने उनको ये बात बता दिया हूँ कि हम जो है वो मस्जिद के ताले खुलवाने वाले हैं। लेकिन ये हुआ कि पर्सनल लॉ बोर्ड और मौलाना अली मियां की तरफ से तो कोई स्ट्रांग रिएक्शन नहीं आया। बल्कि किताब में ये कहा गया है कि उन्होंने गवर्नमेंट के स्टैंड को ही सपोर्ट किया और कहा कि बहुत सारी मस्जिदें जो है तो वो हिंदुओं के कब्जे में है, यानी अभी एक चली गई तो और क्या होगा, ये स्टैंड पर्सनल लॉ का था। लेकिन एक तो आम मुसलमानों की तरफ से बहुत उस पर एजिटेशन हुआ, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड और मजलिस मुशावरत सैयद शहाबुद्दीन, इन्होंने बड़े पैमाने पर जो है तो अपोज किया इसका। और यानी खुद मुसलमानों ने भी धरने रैलियां प्रदर्शन किए और इसकी वजह से क्या हुआ कि पूरे यूपी के अंदर बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो गया और बड़े पैमाने पर फसादात हुए। तो मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुरी, यहाँ पर फसादात हुए। फिर बाराबंकी, मलियाना, हशीमपुर, भागलपुर, उस दौरान में यहाँ मुसलमानों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ। अब ये समझने की कोशिश है कि ये बीजेपी और आरएसएस को ये पूरे एपिसोड ने कैसे हेल्प किया। लेकिन आप देखिए कि राम मंदिर मूवमेंट से पहले जो हिंदुत्ववादी थी, हिंदुत्व फोर्सेस थी, वो बहुत कोशिश कर रही थी कि किसी तरह इंडिया की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एंट्री कर दे, लेकिन उनको एंट्री नहीं मिल रही थी। यानी आप देखिए कि हिंदू महासभा ने जो है मुस्लिम लीग के साथ टाई कर लिया, जनता पार्टी ने के साथ जो है जनसंघ ने टाई कर लिया। 60s में हम देखते हैं कि गाय के तहफुज के नाम पे पार्लियामेंट का घेराव कर लिया साधु संतों के जरिए, ठीक है। लेकिन इमरजेंसी में बहुत कोशिशें की, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट जाकर कुछ करेंगे, लेकिन वहां पर भी कोई कामयाबी जो है तो हाथ नहीं आ रही थी। यानी इतना होकर भी एक 60-70 सीट से, क्योंकि बीजेपी की जो इमेज थी वो बनिया ब्राह्मण पार्टी की थी और वो 70-80 सीट से ऊपर वो जा ही नहीं पा रहे थे। लेकिन ये इशू उनको एक ऐसा हाथ आ गया, यानी 1980 में क्या हुआ था कि विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर मूवमेंट लॉन्च किया, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ था कि हिंदुओं के जज्बात जो है वो बहुत ज्यादा भड़क उठे थे। अब इन्होंने क्या किया कि पहली मर्तबा भारत माता की जो मूर्ति है, यानी जो आज जो इमेज दिखाई जाती है भारत माता जिसकी जय कही जाती है, वो 1980 में पहली मर्तबा बनाई गई, ठीक है। और 1989 में फिर इनकी तीसरी जो धर्म संसद हुई, यानी वीएचपी के धर्म संसद काफी मशहूर है, तीसरी जो धर्म संसद ली उसमें उन्होंने दो चीजें डिसाइड की कि पहले तो हिंदू कल्चर को पब्लिक लाइफ में अडॉप्ट किया जाएगा,
दूसरा ये कि राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा, राम मंदिर की तामीर की जाएंगी। और इसके लिए पूरे हिंदुस्तान से जो है ईंटें लाने का सिलसिला इन्होंने शुरू किया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर नेशन वाइड जो है रामशीला पूजन के कैंपेन इन्होंने शुरू किए। लार्ज स्केल पे रैलियां निकाली जिसमें कि नारेबाजी की जाती है, तकरीरें की जाती है। हालांकि ये उसमें बहुत ही रिलीजियस सेंटीमेंट जो है हिंदुओं के भड़काए जाते थे। अभी हालांकि राम मंदिर मूवमेंट जो है तो एक रिलीजियस मूवमेंट होना चाहिए था, एक मजहबी तहरीक होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल ये कम्युनल वो था, मूवमेंट था। यानी इसमें राम के बारे में बताने के बजाय बाबर, बाबर के औलाद, पाकिस्तान, कब्रस्तान, ये सारे जो चीजें थी ये उसमें गालिब रहती थी। अभी इसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर फसादात हुए, राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और हर जगह जो है भागलपुर का फसाद उसी जमाने में हुआ जिसमें मुसलमानों का बड़े पैमाने पे कत्लेआम हुआ। अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का करोड़ों, मिलियंस का जो है उनका लॉस हुआ, हजारों लोग जो है उसमें मारे गए पूरे। और ईंटें लाने का काम जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू हो गया। तो एक ऐसा पूरा टेरर का एटमॉस्फेयर जो है हिंदुत्व ब्रिगेड ने जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर कर दिया। अब उसमें देखिए कि एक चेंज हिंदुस्तान के अंदर उस वक्त और हुआ, मंडल कमीशन। ठीक है, ये अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगले लेक्चर में हम और ज्यादा डिटेल में समझेंगे। यहाँ मैं सिर्फ कुछ बताता हूँ कि 1979 में मोरारजी देसाई ने एक कमेटी बनाई थी बिंडेश्वर प्रसाद की निगरानी में। बिंडेश्वर प्रसाद मंडल, चूंकि उनका नाम मंडल था उसी पे उसको मंडल कमीशन कहा गया। तो जिसने ये कहा कि 27% रिजर्वेशन पब्लिक सेक्टर में दिया जाएगा जो ओबीसी को है। ठीक है, और ये इशू इंडिया की पॉलिटिक्स में काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके बाद ये हुआ कि वो तो 79 में उन्होंने कर दिया था, लेकिन उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था। 89 में वीपी सिंह को जब लगा कि मेरी गवर्नमेंट गिरने वाली है, क्योंकि उनकी एक कमजोर सरकार थी, वो गिरने वाली है, तो उनको लगा कि मैं क्या करूंगा कि जो ओबीसी वोट है उनको पोलराइज कर लूंगा। तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब मैं जो है मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। तो अब एक बड़ा चैलेंज बीजेपी के सामने था मंडल का। अभी एक तरफ यह है कि बीजेपी की हालत जो है वो काफी खराब चल रही थी। यानी अटल बिहारी वाजपेयी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, सॉरी प्रेसिडेंट बनाया गया बीजेपी का। उनकी जो पॉलिसीज थी वो थोड़ी लिबरल पॉलिसीज थी। चूंकि पिछले लेक्चर में बताया कि मैंने क्या अटल बिहारी वाजपेयी अपने आप को थोड़ा लिबरल लीडर बना के उस जमाने से पेश करना शुरू कर दिए थे। अब जब इलेक्शन हुआ और कांग्रेस को 415 सीट आई तो बीजेपी को सिर्फ 2 सीट आ गई। पार्टी बहुत परेशान हो गई। फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी को निकाल कर एडवाणी को बनाया गया और कहा गया कि अब हम हार्डकोर हिंदुत्व को अपनाएंगे। तो एडवाणी के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे कि पार्टी 70 सीट से 2 सीट पर आ गई, एक बड़ा चैलेंज। मंडल कमीशन में का था कि अब जो है तो यानी ब्राह्मण बनिया उसको कैसा डील करेंगे जो ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जा रहा। तो कहा जाता है कि मंडल के मुकाबले कमंडल। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि कमंडल वर्सेस मंडल था। बहरहाल वो अगले लेक्चर में हम उसको और डिटेल में समझेंगे। तो कमंडल असल में उस बर्तन को कहा जाता है, वो लोटा आपने देखा होगा जो हिंदू साधुओं के हाथ में रहता है, तो उसको कमंडल की पॉलिटिक्स कहा गया है। ठीक है, तो ब्राह्मण्स के हाथ में रहता। तो मंडल के अगेंस्ट में कमंडल की पॉलिटिक्स जो है तो लेकर आए इन्होंने, एल के अडवाणी ने। अब ये एक पहला फैक्टर हो गया शाहबानो केस। दूसरा फैक्टर हो गया मंडल पॉलिटिक्स। अभी आप देखिए कि एक तीसरी चीज यानी आप समझिए कि हिंदुस्तान कैसे काम करता है, हिंदुस्तान में चीजें कैसे एग्जीक्यूट होती है। उस जमाने में रामायण सीरियल आया, तो आरएसएस ने राजीव गांधी को लेटर लिखा कि भाई ये सीरियल जो है तो दूरदर्शन पे टेलीकास्ट करो। दूरदर्शन की पॉलिसी थी उस वक्त तक कि वो कोई भी रिलीजियस प्रोग्राम किसी भी धर्म का नहीं दिखाते थे। और कांग्रेस के जो अंदर के लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, यानी ये एक गलत प्रैक्टिस हम शुरू कर देंगे, क्योंकि दूरदर्शन अभी तक एक सेकुलर इंस्टीट्यूट है हमारा, और वहां पर हम कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन की चीजें नहीं दिखाते हैं। तो आरएसएस के जो प्रेसिडेंट थे भावराव, उन्होंने राजीव गांधी को लिखा कि चिरंजीवी राजू, रामायण अगर भारत में नहीं दिखाई जाएंगी तो क्या न्यूयॉर्क में दिखाई जाएंगी। और राजीव गांधी ने चूंकि वो उस वक्त तक काफी प्रेशर में थे, और उन्होंने जो है तो इसको सपोर्ट कर दिया कि रामायण को टेलीकास्ट किया जा सकता है। तो 25 जनवरी 1987 को रामायण टेलीकास्ट होना शुरू हुआ और वो 1988 तक चला। 650 मिलियन लोगों ने जो है तो हिंदुस्तान में उसको देखे। ये टीवी सीरियल जो है तो पूरे हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा हिट हुआ। यानी उस जमाने में होम मिनिस्टर बूटा सिंह जो है तो उनकी एक मीटिंग जारी थी, तो रामायण जब का सीरियल शुरू होने का टाइम हो गया तो उन्होंने अपनी मीटिंग कैंसिल कर दिया कि नहीं, अब हम रामायण के बाद मीटिंग करेंगे। अब ये जो सीरियल है इसने पूरा हिंदुओं के अंदर एक जज्बात जो है वो पैदा कर दिए। यानी आप देखिए कि वो ड्रामा सीरियल इतना हिट हुआ, इतना पॉपुलर हुआ कि जिन लोगों ने इसमें सीता, राम, रावण के किरदार अदा किए थे, तो उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि अगले इलेक्शन में वो सब बीजेपी की तरफ से इलेक्शन जीतकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। और इस सीरियल ने जो है
तो राम की जो इमेज है उससे पहले नेशनल हीरो की नहीं थी। इस सीरियल ने राम की इमेज जो है तो हिंदुस्तान में पूरे नेशनल हीरो की इमेज बना दी। तो ये एक बड़ा फैक्टर रहा राम मंदिर मूवमेंट के अंदर। अब ये सारे जो फैक्टर थे, इन फैक्टर का फायदा उठाया एडवाणी ने। ठीक है। और 1989 का जो जनरल इलेक्शन हुआ, तो एक तो राजीव गांधी पे बोफोर्स की वजह से भी करप्शन के चार्जेस थे, और मुसलमान भी उनसे नाराज थे। और दूसरी तरफ हिंदू वोट जो है तो बीजेपी उसको बड़े पैमाने पर कंसोलिडेट करने में कामयाब हो गई। तो आप देखिए कि सिर्फ 89 के इलेक्शन में बीजेपी के जो सीट है वो 2 से लेकर जो है वो 84 तक हो गई। और जब एडवाणी ने ये देखा कि राम मंदिर मूवमेंट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट जो है मिल रहा है, तो उन्होंने ये किया कि एक टोयोटा कार ली, यानी आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, एक टोयोटा कार ली और उस कार को रथ की शक्ल में बनाया और पूरे हिंदुस्तान में 10,000 किलोमीटर की एक यात्रा उन्होंने निकाली। और ये यात्रा जो है सोमनाथ से शुरू हुई, क्योंकि जो हिंदुओं का एक मुकद्दस मकाम है, वहां से लेकर ये अयोध्या तक जाने की थी। ये इसका ऐसा पूरा तैयारी की गई। अब ये यात्रा जहां जहां से जाती थी तो वहां पे लोग जमा होते, घंटियां बजाते, नारे मारते, ऐसा प्लेट लेकर आते, प्लेट को बजाते थे और काफी प्रोवोकिंग स्लोगन जो है वो गाते थे। लोग तिलक लगाते, उसका जो मिट्टी रहती उससे अपना तिलक लगाते, ब्लड डोनेशन करते। और ये यात्रा जहां जहां से जाती थी तो वहां पर दंगे और फसाद होते थे, इसलिए इसको खूनी यात्रा भी कहा गया है। यानी रामचंद्र गोवा ने इसके बारे में लिखा है कि रिलीजियस, वायलेंट, इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी मुस्लिम। यानी ये 4 अल्फाज में जो है तो इन्होंने उस यात्रा को बयान किया है। एडवाणी की जो पूरी स्पीचेस थी वो बाबर और राम, ये 2 टॉपिक्स पर ही वो घूमते रहती थी। यानी राम हिंदुओं के प्रतीक और बाबर जो है तो वो मुसलमानों के प्रतीक, यानी एक हीरो और एक विलन। इस तरह उन्होंने उस पूरी यात्रा से एक कम्युनल एजेंडा जो है, कम्युनल माहौल हिंदुस्तान में बना दिया। वो जहां भी जाते हैं उनको हथियार दिए जाते, इतने हथियार दिए गए कि यानी प्रमोद महाजन ने कहा है कि हम राम जन्मभूमि को इतने हथियार दिए गए कि हम एक दिन के अंदर जो है उसको आजाद करा सकते। तो अब उसके बाद 91 के इलेक्शन में बीजेपी ने उसको बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। और 89 के कंपेयर में जो है तो उसका वोट शेयर जो है 11% से बढ़कर 21% हो गया, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया। उसकी लोकसभा की सीटें 85 यानी 85 से बढ़कर 120 हो गई। कर्नाटक, आसाम, तेलंगाना, यहाँ पर वो कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभी। अब संघ इस एक्सपेरिमेंट से बहुत ज्यादा खुश हुआ, यानी संघ, बीएचपी और बीजेपी। फिर इन्होंने तकरीबन 1.5 लाख कारसेवकों को वहां जमा किए और बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिए। वो इंसिडेंट हम सब लोग जानते हैं उसकी तफसीलात। उसके नतीजे में पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम फसादात हुए। और कहा जाता है कि जो मंडल था उसका जवाब भी इस तरह से दे दिया गया, यानी हिंदू वोट बैंक जो है उसको कंसोलिडेट कर लिया गया। और 1996 में पहली मर्तबा बीजेपी की गवर्नमेंट बनी 13 दिन के लिए, उसके बाद 98 में 13 महीने के लिए, और फिर उसके बाद 5 साल के लिए बीजेपी गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हुई। अब अगर इस पूरे एपिसोड को हम देखें तो इस पूरे एपिसोड में क्या हो, यानी राजीव गांधी जो चाहते थे कि एक तरफ मुसलमान भी खुश रहे, एक तरफ हिंदू भी खुश रहे, लेकिन दोनों भी उनसे नाराज हो गए। यानी हिंदू जो है वो बीजेपी की तरफ चले गए, मुसलमानों ने रीजनल पार्टीज को वोट दिया, और कांग्रेस जो है वो कमजोर हो गई। असल में राजीव गांधी नए नए पॉलिटिशियन बने थे और कास्ट और रिलीजन की कॉम्प्लेक्सिटी वो नहीं समझ पाए। यानी उनका एक स्टेटमेंट बुक में कोट किया कि एक मुसलमानों का जो एक इंटरनल मसला है उससे हिंदुओं को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए। यानी वो समझ नहीं पा रहे थे कि एक मुसलमानों का पर्सनल लॉ का मसला है, एक उनका घरेलू मामला है, उसकी वजह से हिंदू क्यों एजिटेट हो रहे हैं, हिंदू क्यों जो है उससे नाराज हो रहे हैं। तो ये वो समझ नहीं पाए। यानी हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स किस तरह काम करती है, यहाँ का सोशल फैब्रिक कैसा है, यहाँ का समाजी ताना बाना कैसा बना हुआ है, वो चूंकि नए नए आदमी थे पॉलिटिक्स में, उसको अंडरस्टैंड करने में वो फेल हो गए। और 89 में वो इलेक्शन हार गए और 414 से उनकी सीटें जो है सीधा 197 पर आ गई। उसके बाद से कांग्रेस आज तक कभी भी रिकवर नहीं हो पाई, और उतनी मेजोरिटी जो उसको पहले मिला करती थी, यानी 315 के करीब इससे पहले मिली थी, वो मेजोरिटी उसको कभी भी नहीं मिली। इट गयो इसकी वजह से जो हिंदू राइट विंग है उसको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जो वो पिछले 40 साल से ट्राई कर रही थी और किसी तरह कामयाब नहीं हो पा रही थी, इसकी वजह से हिंदू राइट विंग जो है तो वो इसके अंदर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में उसको एंट्री मिल गई। मुस्लिम अपीजमेंट जो है तो ये लफ्ज वहीं से शुरू हुआ शाहबानो केस के बाद से। उससे पहले इंडियन पॉलिटिक्स में वर्ड नहीं था, लेकिन अब ये वर्ड जो है बहुत ज्यादा उसके बाद की पॉलिटिक्स में हम देखते हैं कि इस्तेमाल हुआ। तो ये वर्ड जो है तो इंडियन पॉलिटिक्स में इस्तेमाल हो गया। ठीक है। वीएचपी और हिंदू हार्डलाइनर जो है तो कहा गया कि उन्होंने खून का मजा जो है उन्होंने चख लिया, और उसके बाद वो फसादात जो है फिर होते रहे। 92 के बाद एक न्यू नॉर्मल हो गया फसादात। अब सवाल ये है कि इससे मुसलमानों को क्या मिला। यानी पहले जो बात मैंने कही थी कि जो सेन ने जो उसमें क्लॉज रख दिया था, ठीक है,
तो 2001 में 5 जजेस की बेंचेस थी, उसने कहा, बेंच ऑफ सुप्रीम क्लिफाइड दैट मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट इज नॉट लिमिटेड ओनली फॉर इद्दत पीरियड बट फॉर होल लाइफ। यानी जो अशोक सेन ने जो ड्राफ्ट बनाया था बिल का, उसके बेस पे कहा गया है कि भाई ये बिल में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि इद्दत पीरियड के लिए रहेगा, और वो जो है तो वो हमेशा के लिए रहेगा। यानी अब वो कानून वैसे ही, यानी जिसके लिए मुसलमान इतनी कुर्बानियां दिए, इतना लड़े, तो वो कानून तो पास हुआ भी नहीं। दूसरा ये कि एक क्लॉज उसमें ये भी था कि कोई खातून अगर जिसको मेंटेनेंस चाहिए तो वो चूज करेंगी कि उसको पर्सनल लॉ चाहिए या सीआरपीसी से कराइए। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो 99.9 केसेस 99 केसेस में जो है तो वो सीआरपीसी से होता है, कोई भी कोर्ट में जाए पर्सनल लॉ से अपना फैसला नहीं करवाता है। तो एक्चुअली मुसलमानों को अगर देखा जाए तो जो एजिटेशन जो है तो उनको लगा कि उन्होंने जो है जंग जीत ली, लेकिन एक्चुअली लॉन्ग टर्म में वो उनके लिए नुकसानदेही साबित हुआ। यानी जो चीज वो चाह रहे थे, जिस फैसले के लिए उन्होंने इतना एहतजाज किया, वो भी उनको नहीं मिला। यानी अभी भी अदालतों में वैसे ही चलता है जैसा पहले चलता था। और जो सोया हुआ हिंदू कौम परस्ती का जो जिन था वो भी जाग गया, और अब वो ऐसा जागा कि उसने मुसलमानों की जिंदगी दुश्वार कर दी। तो ये पूरा जो है ये सेकंड चैप्टर था उसका। इसमें किताब में काफी डिटेल में उन्होंने कवर किया और काफी चीजें उसमें बताई है। इसमें सिर्फ एक चीज मैंने दूसरी जगह से रिसर्च की है। यहाँ पर बीजेपी ने कब कितनी सीटें जीती वो किताब में नहीं शामिल है, वो जो है वो मैंने खुद से दूसरी किताबों से रेफरेंस लेके उसको ऐड किया है। तो ये था आज का हमारा सेकंड इस बुक का चैप्टर। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो है तो हम थर्ड चैप्टर जो है उसका कि मंडल कमीशन का, उसके बाद फोर्थ बाबरी मस्जिद का, वो दो इंशाल्लाह हम और कवर करेंगे।